नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा 2012 में की गई एक शिकायत अब गांधी परिवार के गले का फांस बन गई है। दरअसल मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है, जिसकी स्थापना साल 1938 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय अखबार कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से 3 अखबार निकाले जाते थे। देश स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस शासन आया तो शुरू में इन तीनों अखबारों का दबदबा समूचे देश में था, मगर समय बदला, अलग अलग राज्यों के साथ देश में भी सरकारें बदली, तो इसको चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल की हालत खस्ता हो गई। नतीजतन कंपनी को अपने सभी प्रकाशन 2008 में बंद करने पड़े। इस दौरान कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया था। ये कर्ज एजेएल कंपनी को कभी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। इसके बाद 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नई गैर व्यावसायिक कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता शामिल थे, और इसी कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इस नई कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी के पास कंपनी के 76% शेयर, जिसके अधिग्रहण को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि इस सौदे के पीछे दिल्ली में हेराल्ड हाउस की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने का मकसद था। इसे लेकर चली लंबी जांच के बाद आखिरकार ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि राहुल और सोनिया का क्या होगा। कांग्रेस को लीड करने वाले 2 बड़े नेता अगर इस मामले में सीधे तौर पर फंसते हैं तो फिर कांग्रेस की सियासत का क्या होगा। कांग्रेस इस मामले में खुद को कैसे डिफेंड कर पाएगी। क्या ईडी की जांच की फांस कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित होगी, या फिर अदालती दांवपेच में कांग्रेस को क्लीन चिट मिल जाएगी। ये बड़े सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है ईडी का पंजा, राहुल पर शिकंजा। तो राहुल और सोनिया गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। ये खबर सामने आते ही देश भर में कांग्रेस ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह इकट्ठा हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश की भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक तरफ कांग्रेस इसे ईडी का दुरुपयोग और बदले की राजनीति बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा लेकर इस तरह के कुचक्र कर रही है। तो वहीं भाजपा इसे महाघोटाला करार देते हुए तर्क दे रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए इसे इसमें राजनीति नहीं जोड़ना चाहिए। आज इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस तरह से फेक और बोगस केस है, और उससे भी ज्यादा फर्जी चार्जशीट है। वो भाजपा जिसने पूरा देश बेच दिया, वो भाजपा जिसने अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इतने भ्रष्टाचार किए कि गिनाया नहीं जा सकता, वो कांग्रेस पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें कमोबेश आज दिन भर पूरे देश में देखने को मिली। जगह जगह कांग्रेसियों ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को जारी हुए ईडी के नोटिस पर प्रदर्शन किया। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। दाखिल की गई चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। बीजेपी इसे महाघोटाला बता रही है। इस 9 करोड़ शेयर के ट्रांसफर होने के बाद यंग इंडिया कंपनी, जिसके 76% शेयर होल्डर्स सोनिया जी और राहुल जी थे, उसके हाथ में एसोसिएटेड जर्नल की पूरी संपत्ति आ गई। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि
90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। एक लंबी जांच के बाद दाखिल चार्जशीट को कांग्रेस बदले की कार्रवाई बता रही है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये तो साफ, ये तो राजनीति है, और जिस किस्म की राजनीति हो रही है, मैं देख रहा हूं 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफरत की राजनीति हो रही है, और जो हमारा लोकतंत्र है अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या केवल एक ढांचा रह जाएगा। शायद सवाल यह होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड के माध्यम से गांधी परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है, या फिर नेशनल हेराल्ड और गांधी परिवार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ईडी ने दाखिल की गई चार्जशीट में दावा किया है कि कांग्रेस नेताओं ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर सिर्फ 50 लाख रुपए में कब्जा कर लिया। सौदे के लिए जिस यंग इंडियन कंपनी का इस्तेमाल किया गया, उसके 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल के पास हैं। बहरहाल अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, जहां ईडी के दावे और कांग्रेस के जवाब दोनों को अदालत की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल इस मामले ने देश की राजनीति को फिर गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आज का मुद्दा है ईडी का पंजा, राहुल पर शिकंजा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ उज्ज्वल दीपक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं। हमारे साथ अमित शर्मा जी जुड़ेंगे, भोपाल से ही कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भोपाल से ही हमारे साथ रतन लाल बाथम जी हैं, सपा नेता हैं। विक्रमजीत पासी जी हैं, आप प्रवक्ता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विमलेंद्र राय जी जेडीयू नेता पटना से जुड़ रहे हैं, और संभव सोगानी जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संभव जी, ये जो ये कहा गया है कि 90 करोड़ रुपए उधार दिए, कांग्रेस पार्टी ने दिए, और जबकि यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है, ऐसी शिकायत की गई। अब इन चीजों पे जो एजेएल कंपनी है उसमें वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, फिर आदि कई तरह के होते हैं। इसके पहले जमानत हुई। अब इसमें आगे क्या होगा जब उनको 25 अप्रैल को प्रेजेंट होना है। देखिए त्रिपाठी जी, इसमें अपन पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जी। जो ईडी है एक स्पेशल एजेंसी है जी, और मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कहना चाहिए फेरा फेमा के कोई भी वॉल्यूशन से रिलेटेड केस को देखती है जी। नेशनल हेराल्ड का जो केस है अभी, जिसमें ये थोड़ा सा कह सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विरुद्ध आज चार्जशीट पेश हुई है, थोड़ा पॉलिटिकल जो एक मामला है। इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है, जो उनको देखना है कि जिस कंपनी यंग इंडिया ने इसको खरीदा उस टाइम उसके एसेट्स की वैल्यू उनका कहना है कि ज़्यादा थी जी। और जितने में खरीदा वो अमाउंट कम था। फर्दर उसके ऊपर जो वो लोन था वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने दिया था, जो देने के लिए इंटाइटल नहीं होती एज पर द लॉ। ये है, अब ये नियम में है, ये नियम में है, संविधान में। ये तो सही बात है जी। लेकिन देखिए कैसा होता है कि जो चीज सतह पे ऊपर ठीक लग रही है वो अंदर कैसी है उसको देखना पड़ेगा। यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा है जी। कागज तो मैंने अभी देखे नहीं तो मैं उस पर कह नहीं सकता हूं कुछ जी। और उनका कहना है कि जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो वो एक प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उसके एसेट्स को इवेल्युएट करके नहीं खरीद रही है। तो इस हिसाब से उनका डिफेंस उस लेवल का है कि ये सिर्फ एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके न्यूज़पेपर के वर्क को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कर रही थी जी। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात जो देखनी वो है कि मैंने आपको बताया कि ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग देखना। अब यहां पर ईडी की जिम्मेदारी ये है कि वो चार्जशीट पे कैसे प्रेजेंट करती है कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या हुआ कि उन्होंने काला धन या 2 नंबर के पैसे को या तो हिंदुस्तान के बाहर ले गए हो या हिंदुस्तान के अंदर रखा हो या लेकर आए हो, ऐसी कोई एक्टिविटी इस ट्रांजैक्शन से साबित होती हो तो वो एक फिट केस अंदर ईडी के बनता है। इसलिए इसमें 2 चीजें जो हमें देखनी है, एक जो पॉलिटिकल पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का लोन दिया वो जो एक वॉल्यूशन कह रहे हैं,
यंग इंडिया ने कम वैल्यूएशन 50 लाख मैंने 89 लाख 50 लाख 89 करोड़ 50 लाख माफ कर दिया, 50 लाख में ही एजेएल ने उसको टेक ओवर कर लिया, एजेएल को टेक ओवर कर लिया। मेरा कहना है देखिए त्रिपाठी जी, इसमें ना कंपनीज एक्ट भी समझना चाहिए हमें जी, कि कौन सी एंटिटी किसको टेक ओवर कर रही है, और वो टेक ओवर के टाइम पे क्या है कि वैल्यूएशंस देखे जाते हैं, वो एक उसके अलग अलग मापदंड हैं कि किस हिसाब से देखा जाएगा, उसके ऊपर कितने का लोन चल रहा था, कितने की उसके एसेट्स की वैल्यू है। एसेट्स की वैल्यू आप और हम जो आज आंक रहे हैं वो नहीं देखी जाएगी। 2009-10 में कलेक्टर सर्कल रेट के हिसाब से क्या है वो देखी जाएगी। फिर उसके बाद वो देखना है कि सिर्फ उसकी वैल्यू, देखिए लैंड की वैल्यू अलग होती है, बिल्डिंग की वैल्यू अलग होती है, इसके अंदर फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नियम लगते हैं, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है कि मैंने 50 लाख की कार खरीदी तो 5 साल बाद 50 लाख में नहीं जाएगी वो त्रिपाठी जी, वो भले ही आप कहें कि मार्केट में भी 15 लाख में चले जाएगी, लेकिन अगर उसकी डेप्रिशिएटिंग वैल्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 5 साल और 7 साल में डिडक्ट होकर 0 पे आ जाती है, 0 पे आ जाती है, माने आप स्क्रैप में बेच के आ सकते हैं। लेकिन जमीन 0 पे नहीं आती, जमीन नहीं आती, बिल्डिंग मैंने कहा ना, तो एसेट्स जो है, एसेट्स मामले में लैंड नहीं मेरा फिर उसमें कहना है त्रिपाठी जी, उसमें हड़बड़ी ना करें। लैंड एक अलग चीज हो गई, लैंड के ऊपर बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो गया। तो वो जो वैल्यूएशन बताई जा रही है उस प्लॉट की है, लैंड की है, कि उस पर बिल्डिंग पे स्ट्रक्चर बना है उसकी है, ये हमें अभी मालूम नहीं है, जांच का विषय। ये तो अब चार्जशीट में उन्होंने क्या पेश किया, क्या अमाउंट कैसे निकाला, वो पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये कहना है, इसके बाद उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से मैंने खरीद के इसके अंदर 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर किया। दैट हैज टू बी, मतलब जो हड़ल का पैसा आ रहा था उस कंपनी का, उसको मैंने कन्वर्ट किया, या वो जहां से जनरेट करके लाई है वो मैंने गलत किया। तो मतलब ट्रेस दोनों तरफ से होना पड़ेगा कि वो ब्लैक मनी अगर बोल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो किसकी राशि हुई, किसने की, और अंत में उसका बेनिफिट किसने उठाया। जी, मतलब ये जो वो बोल रहे हैं कि लोन पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती, यही एक अपराध बन रहा है। ये ईडी के अंदर तो वैसे भी कवर नहीं होता है, तो मेरा कहना है वो एक अलग पॉइंट है अभी। जी, पॉइंट यहां पे से मनी लॉन्ड्रिंग का है। मनी लॉन्ड्रिंग में साबित करना है पैसा किसका था और किसको बेनिफिशियरी बना। अगर वो ट्रांजैक्शन हम पूरा चार्जशीट में अगर साबित कर पाती है पुलिस या ईडी प्राइमरीली, तो ये कह सकते हैं फिट केस है टू रन थ्रू एविडेंसेस। जी, चलिए हम पहले रतनलाल जी आपसे और विक्रमजीत जी आपसे हम इसके बाद पहले हम, चूंकि ये मुद्दा आया है कांग्रेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील संभव सोगानी जी ने दिया है, तो हम उज्जवल जी से और विमलन जी से इस पे बात कर लेते हैं। उज्जवल जी, जो अभी देखिए संभव जी बहुत कुशल वकील हैं, एडवोकेट हैं, इन्होंने जो चीज कही कि ईडी का तो बनता ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हुई, कांग्रेस पार्टी ने दिया, यहां जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो शिकायत की थी उसमें कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती है। तो प्रथम दृष्टया ये कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं दिख रहा है। उज्जवल जी, ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तो राजनीतिक प्रोपोगंडा है और विपक्ष की आवाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाना चाह रही है। त्रिपाठी जी, मामला ईडी का है, सीबीआई का है, आईटी का है, कंपनीज एक्ट का है, ये हम माननीय कोर्ट के लिए छोड़ देते हैं। उससे बड़ी बात यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी एक बुरे स्वप्न के दौर से गुजर रही है। जी, उनको ये आज भी नहीं मालूम है कि राजशाही परंपरा इस देश से दशकों पहले खत्म हो चुकी है। जो राजाओं को जो इम्यूनिटी मिलती थी उस समय कि राजा कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी हत्या का दंड दे सकते थे, किसी को भी राजपाट सौंप सकते थे। मुद्दे पे बात करें उज्जवल जी, मुद्दे पे बात करें, मुद्दे पे बात करें। कोर्ट में ईडी ने चालान प्रस्तुत किया है, इसलिए सीबीआई और सबकी बात न करें। हम तो सिर्फ पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग या विदेश से पैसा आया हो, ब्लैक का पैसा हो, इसकी बात करें। इसमें ब्लैक का पैसा कहां दिख रहा है आपको? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये हम कोर्ट पे छोड़ देते हैं, माननीय वकील साहब के ऊपर छोड़ देते हैं। जी, मैं इसके राजनीतिक एंगल पे आना चाह रहा हूं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने राजाओं को, अपने आकाओं को, अपने मालिकों को एक 700 से 8 करोड़ की जो संपत्ति प्राइमा फेसी जो कलेक्टर गाइडलाइन से जो भी बिल्डिंग के डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिला के है, 2000 करोड़ का तो आरोप है, 700 करोड़ के तो चार्जशीट में 666 करोड़ रुपए टू बी प्रिसाइज।
988 करोड़, कब्जा 988 किया करोड़, गया है 988 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है ईडी ने। कंपनीज एक्ट। हाँ, हमारे मित्र वकील साहब अभी कह रहे थे कि कंपनीज एक्ट का मामला बनता है। क्या 5000 जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर थे, क्या उनकी एजीएम बुलाई गई? क्या उनको इंफॉर्मेशन दिया गया? मार्कंडे काटजू जी, शांति भूषण जी इसके सदस्य थे, शेयर होल्डर थे। क्या इनको सूचना दी गई कि अवैध तरीके से एजीएल कंपनी को यंग इंडिया ने ले लिया? पहले लोन दे दिया इलीगल तरीके से, फिर 50 लाख दे के पूरी कंपनी खरीद ली। कंपनी के शेयर होल्डर कौन? मेजोरिटी शेयर होल्डर 76% राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। तो ये इलीगल तरीके से संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को कब्जाने का मामला है। अब ईडी करेगी, सीबीआई करेगी, आईटी करेगी, एनआईए करेगी, वो कोर्ट पे हम छोड़ देते हैं। पर राजनीतिक रूप से अब देखिए, यहां पर भी छत्तीसगढ़ में सहित पूरे देश में कई पब्लिकेशन हाउसेस को पब्लिकेशन के लिए जमीनें दी जाती हैं रियायती रेट पे, 1 रुपए पे, फ्री में। उनका काम होता है वहां पे न्यूज़पेपर का संचालन करना। पर एजीएल क्या न्यूज़पेपर का संचालन कर रही है? क्या नेशनल हेराल्ड, नया कॉम नाम के अखबार निकल रहे हैं? नहीं, वो एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी का की तरह बर्ताव कर रही है और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। क्या यह वाजिब है? क्या यह लीगल है? क्या देश के राजाओं ने नेशनल संपत्ति को और अलग अलग जगह संपत्ति, इतनी जगहों से अखबार निकल रहे थे, महंगी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में दे दिया? ऐसा कैसे हो गया भाई? नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है यंग इंडिया। हाँ, तो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के पास इतना पैसा कहां से आ गया? आया नहीं की गई पैसे की। पहले कांग्रेस पार्टी से लोन दिया गया जी। पहला हक तो कांग्रेस पार्टी का बनता था इसमें, जिन्होंने लोन दिया था। कांग्रेस पार्टी को एक्वायर करना चाहिए था एजीएल को। यंग इंडिया कौन सी कंपनी आ गई? क्यों एक्वायर की गई? 50 लाख में क्या टेंडर किया गया इसका? क्या एजीएल ने पेपर में ऐड निकाला, ईओआई निकाला, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला? उज्जवल जी, संभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उज्जवल जी, संभव जी कुछ। मेरा ये कहना है इसमें त्रिपाठी जी कि ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है जिसमें टेंडर हो। दूसरी बात क्या है, हमें ये देखना है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो अभी हमारे साहब कह रहे हैं, दीपक जी, मेरा उसमें ये कहना है कि जैसे बीसीसीआई है जो पूरी क्रिकेट खिला रही है हिंदुस्तान में, वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट प्लस कर रही है लास्ट ईयर, 0 टैक्स भर रही है इस देश को। अब कल बोला जाएगा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्योंकि अब वो मैच बाहर भी ले जाके खिलाती दुबई में 2022-23 में, अगर आपको याद होगा लॉकडाउन में, तो 10,000 20,000 करोड़ का जो प्रॉफिट बुक करती है, जो रेवेन्यू सोर्स करती है, वो 0 टैक्स देती है। नहीं तो क्या उसके महासचिव और अध्यक्ष ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया क्या? गेम में तो कब्जा किया हुई है, कंपनी बना के बैक चैनलिंग करके। जिस दिन ऐसा होगा मैं सामने आऊंगा आपके, मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। चलिए उज्जवल जी, विमलेंद्र जी कुछ कहा। हम आपके पास मांझी साहब आ रहे हैं, चूंकि अभी कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, इसलिए विक्रमजीत जी आप भी और रतनलाल जी आप निश्चित तौर पे, चूंकि आप इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, तो इसलिए आपसे बात करें। विमलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विमलेंद्र जी, वही सवाल आपसे है कि इसमें अगर अखबार बंद हो गए, एजीएल ने प्रकाशन, चाहे कौमी एकता हो, चाहे नवजीवन हो, चाहे नेशनल हेराल्ड हो, मुझे ध्यान है जब तक कांग्रेस सरकार यहां रही है, मैं आपको बता दूं, यहां तक कि 98 तक दिव्य सिंह के शासनकाल तक जो यहां ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, नवजीवन अखबार के, उनका एक रुतबा हुआ करता था। धीरे धीरे सरकारें बदली, ये हुआ, इसका बंद हो गया 2008 में प्रकाशन। अब जब 8 में प्रकाशन बंद हो गया, तो इसमें 8 के बाद उसको भी जो भी लोन दिया कांग्रेस ने, वो गलत किया नहीं किया, संभव जी ने बताया है कि हाँ नियमतः ये नहीं हो सकता है, उसको उन्होंने टेक ओवर किया कि हम फिर से अखबार चलाएंगे। ये सोनिया जी या राहुल जी उस कंपनी के मालिक हो गए क्या? दूल्हे जी, वकील साहब भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसको कुछ करेक्ट कर दूं जी। आप देखिए, भ्रष्टाचार तो हुआ ही है जी। भ्रष्टाचार किस अगर आप देखें तो इन्होंने वायलेट किया सोसाइटी एक्ट को,
जो नॉन प्रॉफिट आप कंपनी करें, कंपनियां नॉन प्रॉफिट नहीं होती जी। कंपनी एक्ट के तहत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, वो कंपनी एक्ट की कंपनी तो चलेगी तो वो तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और वो भी अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ट्रांजैक्शन के टैक्सेस देते हैं, प्रॉफिट का टैक्स नहीं देते। आप इस बात को समझिए, टेक्निकलिटी में थोड़ा किसी सीए को बैठा लीजिए, आप इस पे चर्चा कर लीजिए। मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी में बात यहाँ ये है कि आज भारत को ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी पार्टी जो सत्ता में इतने सालों तक रही, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उनके जो आका है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने वायलेशन किया कंपनी एक्ट का। यानी यंग इंडिया कंपनी में जो उनके 72% जो शेयर है, 76% शेयर, क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी से एमालगमेशन कर रही थी? अगर कर रही थी तो टैक्सेस का भी इशू होता है। ठीक है, दूसरी बात नहीं, यहाँ टैक्स का इशू विमलेन जी, टैक्स का इशू कहां से आया? टैक्स का कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं विमलेन जी, प्रॉफिट हुआ नहीं, टैक्स का इशू कहां से आया? सुनिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जब ये सारी जांचें कर रही है ना, तो अभी आप देखिएगा कि कोर्ट में जब इन्होंने चार्जशीट सबमिट किया है, जब इस पे बहस होगा तो कोर्ट ये कहेगा कि ये जो मामला है, इस मामले में इन बिंदुओं की भी जांच होनी चाहिए, टैक्सेस के भी लैप्सेस हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो इन टोटलिटी अगर आप देखें तो सीधी बात यही है कि कांग्रेस के बड़े आकाओं ने अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए, बचाने के लिए और उसको जो है वह अपने में समाहित करने के लिए भ्रष्टाचार किया है। भारत की जो टैक्स प्रणाली है उसमें जो लूप होल्स हैं उसको उन्होंने जो है वह यूज किया और यूज करके जो है वह अपने अपने नाम पे कर लिए। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति को उन्होंने एक कंपनी में रजिस्टर्ड करवा के अपनी कंपनी में ले लिया। तो ये सारी जांच की जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक रहने दीजिए, कोर्ट में ये जांच चल रही है, कोर्ट में जो निर्णय आएगा उसका हर कोई स्वागत करेगा। लेकिन आज भारत में हो क्या रहा है इसे आप देखिए कि जितने भी कांग्रेसी हैं वह इतने बेशर्म हो गए हैं कि वो सड़क पर आकर हो हंगामा की चिल्ला मचा रहे हैं, ये गवर्नमेंट का किया है। अरे जब ये केस शुरू हुआ उस वक्त तो गवर्नमेंट नहीं थी बीजेपी की, उस समय तो कांग्रेस की सरकारें थी। आज ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जो है एक तरफा फैसला कर रही है। ईडी अगर एक तरफा फैसला कर रही है तो कोर्ट खुला है। नहीं, केस विमलेन जी यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 2012 में शिकायत की गई थी, उस समय यूपीए की सरकार थी, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, शिकायत कहाँ दर्ज हुई? शिकायत कोर्ट में दर्ज हुई ना जी, कोर्ट में दर्ज हुई ना, कोर्ट के ही आदेश से फिर आगे चर्चा हुई ना। कोर्ट ने ये तो नहीं कर दिया, डिनाई तो नहीं कर दिया कोर्ट ने कि हम जांच नहीं करेंगे। याचिका जो आई सुब्रमण्यम स्वामी की, उससे उन्होंने कोर्ट ने निर्णय दिया। जी, मेरा कहना है कोर्ट के निर्णय के बाद ही ईडी आती है ना, जो है वह 3 में जी। अगर आप देखें तो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें चलने दीजिए। लेकिन मैं कांग्रेसियों को कहना चाहूंगा कि इतने बेशरम हो गए हैं कि अपने आकाओं के जुर्म को, अपने आकाओं के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आज पूरे देश को जो है वह सड़क पर आ रहे हैं। चलिए, तो ये जो मुद्दा है यह गंभीर है। एक मिनट विमलेन जी आपकी बात आ गई, थोड़ा बहुत लंबा आंसर दे देते हैं आप। अभी हमारे पास और भी अतिथि हैं विमलेन जी, आपकी बात आ गई है, एक बार सोमानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा इसमें एक छोटा सा बात है, क्योंकि ये बात मीडिया में टीवी पे जा रही है, ऑन एयर बहुत लोग देख रहे हैं, त्रिपाठी जी, तो कानून मेरा ये दायित्व है कि अपन बात सही बोले। हो सकता है राय साहब को इस बात का नॉलेज ना हो, पर मैं क्लियर कर देता हूं और वो चेक कर सकते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाई जा सकती है। वो ट्रस्ट, एक मिनट मेरे को पूरी बात करने दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 8 है, किताब खरीद के मैं दूंगा, कंपनीज एक्ट 2015। मेरा ये कहना है, मेरे को बात तो करने दीजिए। ठीक है, मेरा कहना है सुन लीजिए विमलेन जी, सुन लीजिए। अगर आप पटना में बैठे हैं, ये भोपाल में बैठे हैं, तो एक दूसरे का इंटरेक्ट करेंगे, इस तरह इंटरेक्ट करेंगे तो बात नहीं आएगी। मेरा कहना है सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2015 ये प्रोवाइड करता है कि आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बना सकते हो। उसके लिए ट्रस्ट में रजिस्टर कराना, सोसाइटी में रजिस्टर कराना जरूरत नहीं है राय साहब, नंबर 1। और ये सेंटर एक्ट है, पटना में लागू है, आप वहां से पूछ सकते हैं।
नंबर उसके 3 profit के- नंबर 3 उसमें जो जो सुन तो young लीजिए India- विमलेन जी, सुन लीजिए प्लीज, प्लीज सुन लीजिए बात जी। देखिए मेरा कहना है, मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूं। जो यंग इंडिया है वो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस में बनी हुई कंपनी है, आरओसी में रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में दिख रही है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर वो गलत तरीके से बनाई थी तो उसको हटाया जा सकता था, लेकिन वो सेक्शन 8 के प्रोविजन से बनी है। तो इस बात को क्लियर करना चाहिए कि वो जो बनी हुई कंपनीज एक्ट के नियमों में बनी है। चलिए थोड़ा ये भी बता- विमलेन जी, आपकी बात आ गई, बहुत लंबी हो गई, और भी अतिथि हैं, उनकी बात ले लें। संपत्तियों को एमालगमेशन करने की जो विमलेन जी, आपकी बात आ गई। ऑर्गेनाइजेशन पे टैक्स नहीं लगता उसमें सर, आप सीए से पता करो सेक्शन 8 में। मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग एंटिटी अगर एक होगी, उसकी संपत्तियां एक होंगी, तो क्या टैक्सेस का इशू और अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को ओवरटेक करेगी तो वो अमेलिगेशन में नहीं आएगा। चलिए एक मिनट, हमारे साथ मांझी साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ा लेट आए हैं, उनसे बता दें वो अपनी बात रखेंगे। विमलेन जी, आपकी बात आ गई जी। पासी साहब नमस्कार त्रिपाठी जी, जी। आपको भी और सभी पैनलिस्ट को जी। देखिए इस सारे केस में ना 4 क्वेश्चंस त्रिपाठी जी मेन बनते हैं कि क्या 90 करोड़ 25 लाख का लोन दिया जा सकता था, क्या यंग इंडिया ने सही तौर पे एक्वायर किया, क्या पीएमएलए एक्ट की उल्लंघना हुई, और क्या ईडी का दुरुपयोग हुआ जी। जो मैं सोचता हूं सबसे पहली बात है कि अगर आप कहते हो कि 90 करोड़ 25 लाख का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोन दिया, क्योंकि इसके जो शेयर धारक थे वो 5000 जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जी, तो वो सेक्शन 29A से लेके 29C जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसकी उल्लंघना में आता है जी। जो 90 करोड़ 25 लाख का लोन था। अब दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं मैं जी। कि क्या यंग इंडिया ने सही अधिग्रहण किया। अब क्योंकि उसके जो शेयर होल्डर्स थे उनमें मैं 2 नाम आपको बता दूं, उसमें भूषण जी भी थे, बोरा जी भी थे, जस्टिस मार्कंडे जी भी थे जी। अब यंग इंडिया के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं 76% सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं, 24% जो बोरा जी हैं और ऑस्कर फर्नांडिस जी हैं जी। अब जो पहले शेयर होल्डर्स थे जिनके ऊपर लोन था, जिस कंपनी के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं AJL की, क्या उनकी कंसेंट थी, वो पॉइंट देखने वाला है जी। अगर थी तो वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब जी। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या पीएमएलए एक्ट की उल्लंघना हुई? बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं ये, पीएमएलए एक्ट कब लगता है? जब किसी इलिसिट एक्टिविटी से कमाई जी का दुरुपयोग होता हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हो, उसका मोटिव देख सकते हो जो उस एक्ट के ही बीच में है। इट कम्बाट एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग which involves the act of concealing, possessing, acquiring, using or claiming as untainted property। जी। अब किसी शेयर होल्डर ने तो कंप्लेंट की नहीं, कंप्लेंट किया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। जी। शेयर होल्डर ने कहीं कहा कि मेरा शेयर का हिस्सा खा गए जी। जी। प्रॉब्लम यहां आती है क्योंकि लगातार 2014 से पहले भी होता रहा है कि 2014 से जो इन्होंने ईडी को इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी बना के रख दिया। बिल्कुल इसमें ईडी का दुरुपयोग हुआ। मैंने एक आंकड़ा देख रहा था, 5000 केसेस में से महज 40 में कन्विक्शन हुई है जी। ईडी के केसेस में। 193 केसेस 2014 से अब तक पॉलिटिशियंस के खिलाफ दायर किए गए ईडी के, जिसमें से महज 2 में कन्विक्शन हुई है। तो यही बता देता है कन्विक्शन रेट की क्या पोजीशन है। और खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, तो कैसे जो ईडी का दुरुपयोग होता है इसमें कोई 2 राय नहीं है जी, जिसको इन्होंने इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी बना के रखा हुआ है। चलिए इसका तो जहां तक आप जी, नैतिकता की बात करते हो, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट की बात करते हो, तो वहां तो उल्लंघन नजर आता है, लेकिन पीएमएलए का दुरुपयोग भी हो रहा है और ईडी का दुरुपयोग भी हो रहा है। जी। चलिए रतनलाल जी, समाजवादी पार्टी किसके साथ है? समाजवादी पार्टी न्याय के साथ है, और चूंकि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर प्रश्न उठा दिए नंबर 1 और नंबर 2 के, कि मैं नंबर 1 बोलूं या नंबर 2 बोलूं, नाम नहीं ले रहा हूं, 2,50,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है
1,25,000 करोड़ रुपए दूसरे बंदे को लोन दिया जा रहा है, 90,000 करोड़ रुपए तीसरे को, कम से कम 12-15 लाख करोड़ रुपया 12-15 उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। संजय सिंह जी संसद में चिल्ला रहे हैं और राज्यसभा में और संसद में राहुल गांधी जी, ये दुर्भावनाग्रस्त उस कारण से हैं। 80, 90 और 800 करोड़ रुपए की बात नहीं है, ये बात है 2,50,000 करोड़ की। नंबर 1 ने लोन दिया है, नंबर 2 को लोन दिया है 1,25,000 करोड़ रुपया। लाखों करोड़ रुपए की लूटिंग हो रही है। और राहुल जी ने यदि उस नस पे हाथ रख दिया जिसका दर्द नरेंद्र मोदी जी तक को हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने तो यही बोला था ना कि यावत जीवे सुखम जीवे, ऋण घृत्वा और घृतम पिबेद, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो और घी पियो। और उनके जितने भी, ये कब बोला था? ये बोला है साहब, मेरे पास में मतलब सुना है उसको यूट्यूब पे जी। तो उस मार्गदर्शन का पालन करते हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2.5 लाख करोड़ रुपया लोन एक व्यक्ति को, आप 800 करोड़ रुपए की बात कर रहे हो, 2.5 लाख करोड़ रुपया और 12 लाख करोड़ रुपया उन उद्योगपतियों को माफ कर देते हो। ये पूर्ण रूप से दुर्भावनाग्रस्त होके राहुल जी और उनके परिवार के खिलाफ में एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, उनको बदनाम करने के लिए। चलिए अमित जी, आप थोड़ा सा लेट आए, मैं आपको बता दूं बिमलेन जी ने क्या आरोप लगाया है, उज्जवल जी ने क्या, भाजपा प्रवक्ता रायपुर से बैठे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि राजा रजवाड़ों का, यानी सीधा उनका आरोप था कि सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी एक परिवार की पार्टी है और वो जो चाहे वो कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। बिमलेन जी ने कहा कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से हुआ है, क्या जो शेयर धारक थे उनको नोटिस दिया गया है या यंग इंडिया ने सीधे उसको टेक ओवर कर लिया। और रहा सवाल एक कि क्या कांग्रेस पार्टी, जो ये मैंने इसके पहले भी कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है कि कांग्रेस पार्टी लोन ही नहीं दे सकती। अमित जी, ये इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील संभव जी ने भी स्वीकार किया, क्यों संभव जी? नहीं, मेरा ये कहना है कि उसको सतह पे देखा जाए तो वो गलत दिखता है, वो दिया लोन के हिसाब से कि नहीं वो देखना है, वो चार्जशीट मैंने देखी नहीं है, वो एक बात देखना है। बाकी यस, पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं देती है। देखिए त्रिपाठी जी, नेशनल हेराल्ड जो एक कंपनी जो बनाई गई, वो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबकी बात आपने सुन ली, भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, सब लोगों की चर्चा सुन ली। तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि जब इसकी शुरुआत हुई तो ये अंग्रेजों का शासनकाल था। इस बात को अंग्रेजी, हिंदी के तो थे, लेकिन सच अंग्रेजी में भी इसको बताने के लिए ये एक अखबार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के माध्यम से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए मैं भूमिका की बता रहा हूं, उस माध्यम से इस अखबार की शुरुआत हुई। अब मैं तथ्यों के आधार पर इसकी पूरी चर्चा आपसे छोटे से शब्दों में करूंगा। बात यह आई कि नेशनल हेराल्ड पेपर जो है उसमें इतने परसेंटेज का शेयर राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का था। इससे पहले नेहरू जी थे, उसमें मोहसिना किदवई थी। ये सारे लोग इस पेपर की उस समय की शुरुआत में थे। और जब पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी इसमें शामिल थे उस कमेटी में, जब वो हटे, जब सोनिया गांधी जी डायरेक्टर बनी, फिर राहुल जी डायरेक्टर बने। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी, इसमें ना कोई हम किसी का प्रॉफिट दे सकते थे ना ले सकते थे। एजेएल की एजेएम जी, अब एजेएल, अब एजेएल पर जब इसको संभाल नहीं पाए और कर्जा बढ़ा, तो हमने भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के लोगों से कर्जा या इस देश की जनता से कर्जा इकट्ठा, चंदा इकट्ठा कर कर अपनी पार्टी को चलाने का काम नहीं करा। हमने कोरोना की वैक्सीन लगाने वाली कंपनियों से, जो देश में लोग मर रहे हैं, उससे चंदा लेकर इसको क्लोजअप नहीं दिया। हमने 2002 और 11 के बीच जब 90 करोड़ का लोन था, तो उसको हमने 90 करोड़ के लोन को कांग्रेस पार्टी ने टेक ओवर करा और कांग्रेस पार्टी ने चेक के माध्यम से उस लोन को क्लियर करा। अब बात आती है यंग इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने, यहां थोड़ा सा अमित जी में, कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया एजेएल को और उस लोन देने के 90 करोड़ के बदले एक नई कंपनी बनी 2010 में, यंग इंडिया। और यंग इंडिया ने उस
एजेएल कंपनी को टेक ओवर कर लिया, 89 करोड़ 50 लाख माफ किया, सिर्फ 50 लाख दे करके पूरी तरह से टेक ओवर किया। ये देखिए त्रिपाठी जी, जब एजेएल ने लोन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने उसको दिया और कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि ये चेक के माध्यम से हमने आपके जो कर्ज आप पर बढ़ रहा है, इस कर्ज को चुकाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विश्वास, विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इससे जुड़ी थी। वो लोन हमने चुकता करा। उसके बाद यंग इंडिया ने, जब ये कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर हुई और ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जो बनाई गई, इससे किसी को ना लाभ हो सकता है, ना हम किसी से इससे लाभ अर्जित कर सकते हैं। वकील साहब बैठे हैं, उस पर धारा 28 के तहत हमने उस कंपनी को टेक ओवर कर उन सारे जो दस्तावेज थे, उस दस्तावेजों को यंग इंडिया के माध्यम से हमने सारे टैक्सेस भरे, सारी चीजों का नियम अनुसार पालन किया। और इसको मैं आपको खास बता दूं कि नेशनल हेराल्ड जो कंपनी है, इस पर ब्रिटिश हुकूमत ने भी इस पर आरोप लगाए थे और इस पर लगाम लगाने का और बैन लगाने का काम किया। वही आज दृश्य जैसे ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से आज जो देश में मोदी की सरकार, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इनकी छवि को धूमिल करा जाए, लेकिन राहुल गांधी डरने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने जिस दिन संसद के अंदर यह कहा कि आंख में आंख डालकर के आपकी बारी, गुजरात का चुनाव हल्का नहीं होगा, ये ईडी और सीबीआई प्रधानमंत्री के इशारे पर उसी दिन से षड्यंत्रकारी काम में तेजी से लग गई। आज तथ्य अगर होते तो हम कह रहे हैं क्यों नहीं राहुल गांधी को जमानत मिल गई, क्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल नहीं भेज दिया सरकार ने। 11 साल लग गए सरकार को चार्जशीट तय करने में, 11 वर्ष लग गए सबूतों को इकट्ठा करने में, और आज भी वो सबूत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इस देश में कानून है, कानून का पालन कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है, और उसके नाते जैसे जैसे अहमदाबाद बार बार जाना हो रहा है, गुजरात बार बार जाना हो रहा है, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी गुजरात जीत गया, राहुल गांधी ने मेहनत कर ली, वहां के कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली, तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पारिवारिक हिस्से को जोड़कर, इस नेशनल हेराल्ड से जोड़कर इनकी छवि को धूमिल करने का काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिना सबूत के ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी, बिना सबूत के चार्जशीट पेश कर दिया। सारे सबूत थे। अजीत दादा के पास क्या था? ईडी ने छापा मारा था और प्रकरण दर्ज हुआ था। क्या था? भारतीय जनता पार्टी में जो लोग, महाराष्ट्र के लोग शामिल हुए थे, क्या उनमें सबूत नहीं थे? अगर उनमें सबूत थे तो उनको जेल क्यों नहीं हुई? क्यों अजीत दादा बरी हुए? ये वॉशिंग मशीन से जो धोखे भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद और सीबीआई और ईडी से जो लोग मुक्त हो जाते हैं, ऐसे 36 लोग देश में हैं। त्रिपाठी जी, आप जानकारी ले लीजिएगा, वो अगर सबूत नहीं होते तो वो कैसे छूट जाते? इसी तरह इसमें कोई सबूत नहीं है, न्यायालय तय करेगा और हम इसका जवाब सड़कों से न्यायालय में जाने दीजिए ना। जी उज्जवल जी, उज्जवल जी। देखिए त्रिपाठी जी, पहले तो ये मुगालता है, मतलब कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, गलतफहमी मत पालिए। राहुल गांधी जितनी बार गुजरात जाएंगे उतना अधिक हमको फायदा होने वाला है। हम तो चाहेंगे कि वो बार बार जाते रहें। वो जहां भी जाते हैं ऐसे ऐसी उलझुल बयानबाजी करते हैं कि भाजपा की जीत निश्चित हो जाती है। चले इस पे आ जाएं उज्जवल जी। एक मिनट त्रिपाठी जी, उज्जवल भाई, 400 पार का कुत्ता और गलतफहमी तो आपने पाली थी, जनता ने धो दिया आपको। ये कुत्ता और बिल्ली जो 400 पार की पाली थी, राहुल गांधी की चिंता मत करो, दाढ़ी वाले बाबा की चिंता करो। अगर ये गलतफहमी कुत्ता किसने पाला था? मेरे ख्याल से कुत्ता पाला था मोदी जी ने, और बिल्ली पाली थी अमित शाह ने, जो 400 पार के ख्वाब बता रहे थे, वो आज 240 पर टिक गए। अमित जी, अपनी बात आपने रख ली है, उनकी बात भी सुन अगर आप लीजिए। चाहते हैं डिबेट ऐसे ही चले, मैं चला सकता हूं। चलिए, आप ही चाह रहे हैं कुत्ता और बिल्ली से डिबेट चले। चलिए उज्जवल जी, नहीं, संयमित भाषा पे डिबेट करें। चुपचाप सुनना जी, सुनने की शक्ति रखिए। अरे है सुनने की शक्ति। ये कुत्ता और बिल्ली और गलतफहमी किसको सिखा रहे हैं? अमित जी, ये आपकी गलतफहमी थी, कुत्ता और बिल्ली की। हमने कर्नाटक भी ले लिया, कुत्ता रह गया मोदी। अमित जी एक एक करके अगर बहस करेंगे, हमारे विमलन जी बैठे हैं, विक्रम जी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अरे तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर। उज्जवल जी, इस पे आइए। उन्होंने जो कहा, धारा सेक्शन सब बताया उन्होंने। जी शर्मा जी, जी,
त्रिपाठी जी जी बोलिए। त्रिपाठी जी, मैं तथ्य पूछ रहा हूं भी। हाँ, क्या कांग्रेस पार्टी को यह वैधानिक अधिकार था कि वो 90 करोड़ का लोन एक ऐसी कंपनी को दे जिसने पब्लिकेशन बंद कर दिया है? क्या उसकी प्रॉपर्टी पे कांग्रेस पार्टी या उनके आकाओं की नजर थी? दूसरा, जब लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया तो यंग इंडियन कंपनी की स्थापना क्यों की गई? वो भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मेजॉरिटी शेयर्स के साथ। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने उसको टेक ओवर किया, अपने हिस्से में मिलाया? दूसरा, क्या ऐसा किया जाना उचित था कि जो राष्ट्रीय संपत्ति किसी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन एजेंसी को अखबार के प्रकाशन के लिए दी गई हो रियायती दरों पर, उसको रियल एस्टेट मानकर कांग्रेस पार्टी लोन देती है, लोन चुकाती है और यंग इंडिया उसको एक्वायर करती है? एक बैक चैनलिंग की जरूरत पड़ी क्यों? वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इससे मतलब नहीं है। उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कैसे बन गए? कांग्रेस पार्टी का टेक ओवर करना था एजेएल को। चलिए आपकी बात आ गई उज्जवल जी, करना था। उज्जवल जी बात आ गई। फाइटर्स की इतनी चिंता थी आपको? जी उज्जवल जी बात आ गई। उज्जवल जी, त्रिपाठी जी में एक लाइन में बस एक लाइन है, क्योंकि अभी हमारे पास बिमलेन जी और माजी साहब। प्रॉफिटेबल जो कंपनी है जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है, ये उसका मुद्दा है। और जिसको आप 2014 से प्रॉफिट पर प्रॉफिट अडानी और अंबानी को दे रहे हो, जो लोग 9 लाख करोड़ रुपए इस देश का लेके भाग गए, अगर जितनी इसकी चिंता करनी थी अगर उनकी करनी थी तो देश बच जाता। ये अडानी अंबानी का नहीं। स्वामी ने और उज्जवल जी, अगर इस बात में तथ्य और सच्चाई होती तो आपको 11 साल नहीं लगते। अगर इसमें सच्चाई होती तो 11 साल आपको नहीं लगते। ये ईडी और सीबीआई का जो कबूतर है, जो पिंजरे में बंद कर कठपुतली बना रहे हैं, इससे छवि खराब करने की चले उज्जवल जी, अमित जी, दोनों लोग होना कुछ नहीं। दोनों से अनुरोध है हमारा। एक मिनट शांति। बिमलेन जी त्रिपाठी जी, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के जितने भी, जिसको भी कांग्रेसी करता हूँ, जितने भी कांग्रेसी हैं बेशर्म हो गए हैं पूरी तरह से। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, क्या वो बताएंगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर है कि नहीं? वो एक्सेप्ट करेंगे जमानत पे हैं? कोर्ट ने क्या उनको बरी कर दिया है? क्या सारे सत्ता में है? वो अमित शाह भी एक दिन जमानत पर थे, जो देश के गृह मंत्री हैं। अमित जी एक एक करके, वो अमित जिनके एक एक करके अमित जी जिनके कारण आप सत्ता में बिहार में है, उस अमित शाह के खिलाफ भी एक दिन गुजरात एक एक करके अमित जी पार का केस था। शर्मा जी चुपचाप से सुनिए। लेकिन वो बरी हो चुके हैं, अमित शाह बरी हो चुके हैं। अमित जी, जो कोर्ट पे अगर भरोसा नहीं तो बोलिए खड़े होके कि मुझे सुप्रीम कोर्ट, मुझे लोअर कोर्ट, मुझे हाई कोर्ट, किसी पे भरोसा नहीं। अरे ये आप सिखाएंगे कांग्रेस को? अमित जी एक एक करके, नहीं तो बात ही नहीं आ पाएगी। पूरी पार्टी दिन भर भारत, अरे कोर्ट ने जमानत दी है उनको, परेशान करने से और आपके कारण से जमानत मिली है। वही मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट से जमानत के लिए कानून को आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको कहीं से भी शक हुआ है तो कोर्ट खुला है, न्यायालय के दरवाजे पे जाइए। जनता को क्यों आप शामिल कर रहे हैं? अरे जनता कहाँ शामिल हो रही है इसमें? तो आप शामिल हो रहे हो। अमित जी, लगता है आज आप कुछ ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं जी। शोर मचाए शोर, कांग्रेस पार्टी हो गई है यही, शोर मचाए शोर वाली कहानी है इनकी। अरे शर्म करिए, भ्रष्टाचार आपने किया है कि नहीं किया है? कोर्ट में केस है, जाइए मुकदमा लड़िए और उसके बाद साबित कीजिए कि मैं निर्दोष हूँ। आप तो 11 साल लग गए आपको साबित करने में। अगर चोर थे तो 11 साल लग गए आपको साबित करने में। नहीं बढ़ा है। एक पार्टी की एक परिवार की बिजनेस और व्यापार क्या है, सार्वजनिक रूप से बताइए कि हाँ मैं इतना कमाता हूँ। साथ ही ठोकिए और कहिए कि हाँ 2000 करोड़ रुपए गांधी परिवार के हैं। अमित शाह और नेहरू जी, अमित शाह और मोदी जी, जो जिनकी आप चापलूसी कर रहे हैं ना, और जो इसके स्थापक थे नेहरू जी, अगर नेहरू वो परिवार से धनाढ्य थे, जानकारी ले लेना। आपके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह परिवार से धनाढ्य नहीं थे। इन्होंने तो जनता की गाड़ी कमाई से 10-10 लाख के सूट पहने।
ये जानकारी ले लो पहले आप, उज्जवल भाई बता देंगे कि प्रधानमंत्री एक मिनट अमित जी, विमलन जी अपनी बात संक्षेप में खत्म करें, अभी हम पासी जी के पास फिर जाना चाह रहे हैं। कोर्ट में है और इनके दोनों, ये इनके युवराज और इनकी माता जी कांग्रेस की, ये दोनों बेल पे हैं और कोर्ट में मामला है। ईडी ने सही किया, ईडी ने गलत किया। अगर न्यायिक व्यवस्था, भारत में न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट तक है खुला हुआ हर एक आम आदमी के लिए, और कांग्रेस के लोग भी आम आदमी की तरह एक्ट करें। राजा नहीं है वो इस राज में। चलिए विमलन जी, आपकी बात आ गई, आपने अपने आरोप लगा दिए, उत्तर भी लेने के बाद पासी जी के पास चलते हैं। पासी जी, विमलन जी से जरा तथ्यों पर बात कर लो, उनसे पूछ लो धारा 28 क्या है, उनसे पूछ लो नेशनल हेराल्ड क्या था, ये जानकारी बता दो, कहानी और कथा मत सुनाइए। चल एक बार विमलन जी, पासी जी तटस्थ बात कर रहे हैं, आप पार्टी से हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों पे आरोप लगा रहे हैं वो। पासी जी के पास, विमलन जी एक बार सुन लीजिए, समय समाप्त हो रहा है। विमलन जी समय समाप्त हो रहा है। पासी साहब, विमलन जी एक मिनट, पासी जी, अमित जी एक मिनट, पासी जी देखिए, ये नेशनल मुद्दे पे बहस हो रही है, एक एक करके अगर बात करेंगे, उस तरह बात करेंगे किसी रीजनल मुद्दे पे तो बात किसी की नहीं आ पाएगी। पासी जी दिल्ली से बैठे, अपना समय दिए। पासी साहब जी, मैं सभी आदरणीय प्रवक्ताओं से बेनती करता हूं, मैं कभी किसी में नहीं बोलता, आराम से वेट करता हूं, तो मुझे भी जरा अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा। जी। इसमें देखिए दो क्वेश्चन फिर उठ के भी मैंने पहले ही कहा कि नो डाउट इसमें क्लियर कट जो है ईडी का दुरुपयोग हो रहा है जी, लगातार हो रहा है। 2014 से तो बहुत ज्यादा, 2022-23 से तो और भी ज्यादा इन्होंने दुरुपयोग किया। और इसमें पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की प्रोविजंस लागू नहीं होती अगर आप उसको प्रॉपरली देखोगे। ये पीएमएलए एक्ट बनाया क्यों गया था, इसकी इतनी सख्त प्रोविजंस क्यों बनाई गई थी कि अगर कोई ड्रग्स मनी है, इलिसिट मनी है, बाहर से कोई फॉरेन एक्सचेंज से पैसा आया है गलत तरीके से, उसको प्रिवेंट किया जाए। ये इसके लिए बनाया गया था। मैं इसको ये नहीं कहता कि जो कांग्रेस ने किया ये सही है या गलत है, लेकिन ये पीएमएल एक्ट की दुरुपयोग है और ईडी का दुरुपयोग है, इसमें क्लियर कट है। जहां तक दूसरी बात अमित शर्मा जी ने कही थी, मैं उसके ऊपर भी कहूंगा। मैं इसको, क्योंकि एक अच्छे चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं तो जो सही है वो बात करना जरूरी हो जाता है जी। अगर 50 लाख में यंग इंडिया अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो लीन है, जो चार्ज है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है 90 करोड़ 25 लाख का, वो ऋण मुक्त, जो ब्याज मुक्त ऋण था वो जी, लेकिन उसके ऊपर लीन तो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जी। और यंग इंडिया में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस शेयर होल्डर नहीं है। नो डाउट इट इज ए नॉन प्रॉफिटेबल। उसमें और लोग भी जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जी उसमें शेयर होल्डर थे, सुमन दुबे जी शेयर होल्डर थे, लेकिन एज ए कांग्रेस ऑफिस बीयरर्स थे या पर्सनल कैपेसिटी में थे। मैं इसीलिए पहले कहा था क्योंकि पहली बात तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती जी, ये क्लियर है, इसमें कोई आप दो राय नहीं है जी। और उसके ऊपर तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, 20,000 के ऊपर की जो भी है उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरा, चलो इन्होंने कहा ब्याज मुक्त ऋण है, लेकिन जब 90 करोड़ 25 लाख उसके ऊपर खड़ा है तो आप 50 लाख में कैसे कोई कंपनी एक्वायर कर लेगी। अब उसमें जो 76% 74% है वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का है, बाकी 24% भी ऑस्कर फर्नांडिस जी और वोरा जी का है जी। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है या, ये बहुत एक बड़ा फर्क है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, पर यहां ना पीएमएलए लागू होता है ना ईडी अधिकार क्षेत्र आता है इसमें जी। ये बात बिल्कुल लीगली अगर आप जाओगे क्लियर है। पर यहां तो मैं क्या कहना चाहूं कि नोट जल जाते हैं उन लोगों के घर में भी जिनके ऊपर हम पूरी आशा रखते हैं, पर फिर भी हम विश्वास अपनी जुडिशरी पे रखते हैं, क्योंकि जुडिशरी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी बचाती है जी। हमारे जो सही फैसले भी जुडिशरी ने करती है। और दुरुपयोग बिल्कुल क्लियरली किया जा रहा है ईडी का, सीबीआई पिंजरे के तोते का, हर तरह से।
पासी जी, आ गई बात आपकी। अमित जी, जो आपके मुद्दे पे पासी जी ने कहा कि कैसे हो सकता है 50 लाख में, और पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती, फिर एक बार फिर संभव जी के पास है जी, थोड़ा सा बहुत संक्षेप में, समय 2-3 मिनट में जी। नहीं, अमित जी। देखिए त्रिपाठी जी, वो एज ए कांग्रेस के नेता के तौर पर या ऑफिस बेरर के तौर पर वहां मेंबर नहीं थे। इसमें जब उस कंपनी में KGL ने जो उस पर लोन था, जो कर्ज था, उस कर्ज को जब उस कर्ज को चुकाने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने उसको 90 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से, ना कि किसी और मनी के माध्यम से, किसी दूसरी एजेंसी से ले लाके इधर उधर करके कैश के तौर पर नहीं, चेक के तौर पर कांग्रेस पार्टी के उसको उसके लोन के कर्ज को चुकाने का काम किया। उसके बाद जब यंग इंडिया बना तो यंग इंडिया जो कंपनी बनाई गई वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी, जिसमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट, किसी तरह का कोई लाभ और किसी तरह का कोई ये सब नहीं था। उसमें सारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट में दिए थे, जिस बात से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को आरोप लगाए गए थे और अदालत ने जिस बात को क्लियर मानकर जमानत दी थी, उन सारे तथ्यों में सरकार ने कहीं ना कहीं तोड़फोड़ दस्तावेजों में कर उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करा, जिसमें जमानत दी गई और खारिज किए गए थे कि इससे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब इनको 11 साल लग गए उन तथ्यों के आधार पर, जैसा आपने बताया, उसी आधार पर कोर्ट ने आज जमानत दी। हम उन तथ्यों के आधार पर लड़ रहे हैं और जैसी चीजें सामने आएगी उसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। संभव जी, क्या होना है इसमें आगे केस? जो डिस्कशन है उसको अपन एक बार कंक्लूड कर दें तो ज्यादा अच्छा रहता। पार्टी जी 2 चीजें निकल कर आई। पहली बात ये निकल के आई कि 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी दे सकती थी, नहीं दे सकती थी। दूसरा निकल कर आया कि जो उन्होंने खरीदी 50 लाख रुपए में, वो सही है कि नहीं है। मेरा पहला कहना है कि खरीदी या दोनों टेक ओवर कर, मेरा कहना है ये दोनों चीज ईडी के अंदर PML एक्ट में आती है क्या जी? तो PML एक्ट मैंने जैसे शुरू में बोला वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है जी। इसमें पहले ये साबित करना पड़ेगा 2 नंबर का पैसा किसका था और किसको बेनिफिट पहुंचा है। अब अगर इसमें बोल लेते कि 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने डाले थे, कांग्रेस पार्टी ने डाले थे, इन्हें 50 लाख में खरीद लिया, तो आपत्ति कौन लेगा? कांग्रेस पार्टी लेगी जी। कंप्लेन कौन कर रहा है? तो मेरा ये कहना है इसमें अगर कानून के हिसाब से देखेंगे तो जो PML एक्ट है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी ने 90 करोड़ दिए वो कवर नहीं होता। और अगर 50 लाख में कोई कंपनी खरीदी गई है और अगर उसमें कहते हैं कि कम में खरीदी, ज्यादा में खरीदी, उससे भी PML एक्ट नहीं साबित होता। वही तो पासी जी बोल रहे हैं। तो इस चीज को समराइज करना पड़ेगा कि एलिगेशन कौन सा है और किस कानून के अंतर्गत जा रहा है। त्रिपाठी जी, और उसमें किसी तरह का उस समय जब ली गई थी तो क्या ऑब्जेक्शन किया गया था? ये भी एक पॉइंट है जो संभव जी ने उस बात को बोला और मैं आगे बढ़ा। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया है उज्जवल जी, इसलिए मैं फिर से आपके पास नहीं आ पाऊंगा, हमारी एक समय की पाबंदी है। तो अब यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उज्जवल जी, विमलन जी आपका, विक्रमजीत जी, पासी जी आपका और रतनलाल जी आपका। चूंकि मैं एक बार और आपके पास आना था, समय कम है इसलिए नहीं आ पाया। संभव जी आपका भी, अमित जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसकी आंच से फिलहाल कांग्रेस झुलस रही है। फलस्वरूप ईडी के आरोपों पर तिलमिलाई कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे कानूनी मामला बताकर खामोशी से तमाशा देखने में मशगूल है। हालांकि कानून के जानकार ये भी मानते हैं कि मामला कानूनी पेचीदगियों से भरा है। ऐसे में अदालत के सामने रखे जाने वाले सबूत और तर्क ये तय करेंगे कि ईडी और कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी है। हालांकि आने वाला समय ही बताएगी कि क्या वाकई सोनिया और राहुल गांधी इस मामले में उलझ गए हैं या फिर पूरा मामला कांग्रेस के आला नेताओं को जांच के चक्रव्यूह में धकेलने का मात्र है। लेकिन एक बात साफ है कि मामले ने देश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।